ट्राइंगल्स, ठीक है। सो ट्राइंगल्स चैप्टर में क्लास 11th का जो टॉपिक था वो था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड, सॉरी नाइन्थ क्लास 9 का जो टॉपिक था वो था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे बेस्ड, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते थे? ऐसे दो ट्राइंगल जिनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते थे, उनको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोलते थे। पार्ट से क्या मतलब होता है? अगर यहां पर एक ट्राइंगल ये है, कोई भी बात नहीं करेगा और सबका ध्यान सामने, कुछ नहीं निकालना भी, हिलना भी नहीं है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है और सपोज ये दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें इसके पार्ट्स के बारे में अगर बात करें तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स, टोटल ये 6 पार्ट्स हैं। जैसे कि ये वाली साइड हो गई ए बी और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर सपोज पी क्यू, दूसरी साइड बी सी और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर क्यू आर, तीसरी साइड ए सी और उसकी करस्पॉन्डिंग यहां पर पी आर। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स और 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे कि एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू और एंगल सी, एंगल आर, ये 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर ये चीज? तो अगर कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में क्या होते थे? इक्वल होते थे, या तो वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अच्छा, इसको लिखने के लिए हम ऐसा नोटेशन यूज करते थे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर? ये ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर में इन द सेंस ए और पी ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, बी और क्यू ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, सी और आर ये करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। अगर ये ऑर्डर चेंज होगा तो फिर वो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स का ऑर्डर अगर चेंज हो गया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्लियर ये चीज सबको? ओके, अब आते हैं सिमिलैरिटी पे, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, इसमें है सिमिलैरिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझना। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल पी क्यू आर वाले ट्राइंगल को इस तरह से बड़ा कर दूं, ट्राइंगल पी क्यू आर को इस तरह से बड़ा कर दूं, ठीक है, अभी क्या है? अभी देखो, दोनों ट्राइंगल दिख तो ऐसे एक जैसे रहे, लेकिन क्या है, एक बड़ा है और दूसरा क्या है? छोटा है। तो यहां पर ये हो जाएगा सिमिलर। समझ में है कि नहीं? जैसे अगर कोई दो जुड़वा भाई बहन होंगे, दो जुड़वा भाई होंगे सपोज, तो दोनों एग्जैक्टली एक जैसे दिखेंगे, यूजुअली ऐसे दिखते हैं, ठीक है। हाथ का साइज, पैर का साइज दोनों एक जैसा होगा, हाइट भी सेम होगी। लेकिन अगर एक भाई बड़ा है दूसरा भाई छोटा है तो दिखेंगे तो एक जैसे, लेकिन साइज में डिफरेंस होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? बस वही डिफरेंस है सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस में। क्लियर ये चीज सबको? तो सिमिलैरिटी का जो सिंबल होता है वो सिर्फ इतना होता है और कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये पूरा होता है। क्लियर ये कंसेप्ट सबको? अच्छा, अब उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हम एक वर्ड यूज करते थे, सीपीसीटी, एक टर्म यूज करते थे सीपीसीटी। उसका फुल फॉर्म क्या था? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करेक्ट। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते थे और उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? कुछ रूल्स बनाए थे, बेसिकली 5 रूल्स थे जिसके बेसिस पे हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे। वो 5 रूल कौन कौन से थे? एस ए एस, ए एस ए, ए एस, फिर एस 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 और लास्ट होता था आर एच एस, ठीक है। यहां पर इसका ऑर्डर मैटर करता है। एस ए एस मतलब दो साइड और बीच का एंगल, दो एंगल और बीच का साइड, कोई भी दो एंगल और तीसरी साइड, और तीनों साइड। आरएचएस क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो ये 5 रूल्स थे कॉन्ग्रुएंसी के, इनके बेसिस पे हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे अगर वो है तो। क्लियर ये चीज सबको? ओके, अब आते हैं क्लास 10th में। तो क्लास 10th का आप सबसे पहला पेज अगर ओपन करोगे, मतलब ट्राइंगल्स चैप्टर का पेज नंबर 118 वाला अगर पेज ओपन करोगे, 118 ओपन कर लो। इसमें 6.2 पे हेडिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है हेडिंग? सिमिलर फिगर्स। और उसके बाद आप देखना फिगर 6.2 में उसने कुछ एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। देखो, दो सर्कल्स बने, दोनों सिमिलर, एक दूसरे के एक जैसे दिख रहे हैं। सारे सर्कल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो सारे सर्कल आपस में कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, बस साइज छोटा बड़ा हो सकता है। दूसरा जो केस है, उस केस में कौन से शेप्स हैं?
स्क्वायर्स, तो दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर होंगे। क्लियर ये चीज, भले साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। तीसरा कौन सा शेप है बताओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है, ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और जो लास्ट केस है वो एक्चुअली कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है। तो उस केस में दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है, शायद ट्रेपेजियम होगा भी तो पता नहीं, लेकिन हर ट्रेपेजियम आपस में सिमिलर नहीं होते। तो जो ऊपर के तीन केसेस है ना, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, all squares are similar to each other, and all triangles are also similar to each other, but this thing is not true with trapezium, because trapezium एक जैसे न दिखे ये पॉसिबल है। अगर मैं एक ट्रेपेजियम ऐसा बना रहा हूं, एक ट्रेपेजियम अगर मैं इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है, और दूसरा ट्रेपेजियम मैं ऐसा बना रहा हूं, ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं दिख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। क्लियर है ये चीज? तो ये चीज सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखो इधर बुक में पेज नंबर 119 पे फिगर 6.3 सबको दिख रहा है? ताजमहल के पिक्चर है, बस साइज छोटा या बड़ा कर दिया तो वो सिमिलर है, दैट्स इट, बस वही बताना चाह रहा है। क्लियर? अब आते हैं पेज 119 के बॉटम में, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, इसको हाईलाइट कर लेना है और अपनी नोटबुक में नोट करने के लिए स्पेस छोड़ देना है। ठीक है, स्टेटमेंट है two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio or same proportion। तो दो कोई भी दो पॉलीगॉन तब सिमिलर होंगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 क्या लिखा है उसमें? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा तो यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और अगर हमने इसके साइज को बड़ा कर दिया तो ये अगर 1 है, ये क्या होगा? 2 होगा सपोज, तो रेशियो कितना आएगा करस्पॉन्डिंग साइड का? 1:2। ये 2 है और ये 4 आ रहा है, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 1:2 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जनरली पॉलीगॉन के लिए बता रहा है, अभी तक हम स्पेसिफिकली ट्रायंगल पे नहीं पहुंचे। क्लियर? ओके, इसके बाद अगर आप देखोगे पेज नंबर 120, जल्दी से बुक पे ध्यान दो, पेज नंबर 120 देख रहे हैं सबको? फिगर 6.4 यहां पर एक एक्टिविटी के थ्रू बताया है। उस एक्टिविटी में इन्होंने ABCD एक शीट है जिसको उन्होंने पकड़ के रखा है, ठीक है, दिख रहा है, ऊपर उठा के रखा हुआ है। ऊपर क्या एक लाइट जल रही है, ऊपर अगर लाइट जल रही है, वो शीट ABCD ऊपर है, तो क्या होगा? उसकी परछाई बनेगी, उसकी शैडो बनेगी नीचे टेबल पे, और वो जो शैडो बनेगी वो एग्जैक्टली उस शीट के जैसी होगी। समझ में आ रहा है ना? आप अगर ऐसा लाइट के सामने रखते हो अपना हाथ, तो आपकी शैडो वैसे ही बनती है ना जैसा आपका हाथ है, तो वैसे ही ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी शैडो भी उसी के जैसी दिखेगी, लेकिन साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि वो लाइट से कितना दूर है या कितना पास है। तो ये चीज बताना चाह रहा है कि वो जो एक्चुअल शीट है और जो उसकी शैडो है, दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। क्लियर ये चीज सबको? ओके, अब यहां पर पेज नंबर 120 में अगर सबसे नीचे देखोगे तो वहां दो पॉइंट्स लिखे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट जो है ना प्रीवियस पेज का ही एक्सप्लेनेशन है। यहां पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश बता रहा है। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है? फिगर 6.4 के कॉन्टेक्स्ट में। वहां पर ए वाला वर्टेक्स आपको दिख रहा था और नीचे ए डैश मार्क्ड है, दिख रहा है ना ये चीज? तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या बता रहा है? इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू बी डैश, एंगल सी इज इक्वल टू सी डैश, एंगल डी इज इक्वल टू डी डैश। तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल को क्या बता दिया उसने? इक्वल। और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो सेकंड पॉइंट में क्या है? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी डैश एंड सो ऑन। तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या थे? सिमिलर थे, या वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। अगर सिमिलर है तो ये इक्वल होगा, इक्वल है तो ये दोनों सिमिलर होंगे। क्लियर? ओके, अब आते हैं पेज नंबर 121 पे, जल्दी देख रहे हैं। यहां पर फिगर 6.5 आपको दिख रहा है। 6.5 फिगर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ABCD और PQRS। ठीक है, सबसे पहले एंगल्स मैच करो, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है क्या? यस, तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, 105, 100, 70 एंड 85। अब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को चेक करो तो
इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू, ये करस्पॉन्डिंग साइड हो गई ए बी अपॉन पी क्यू, कितना रेशियो 1.5 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ही है, दैट इज इक्वल टू 1:2, ये डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर। नेक्स्ट जो साइड है वो कौन सी है, बीसी अपॉन क्यू आर, तो बीसी की लेंथ कितनी है 2.5 डिवाइडेड बाय 5, सो ये क्या आ जाएगा अगेन 1/2। तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड चेक कर लो, सेम आ रहे हैं क्या, हाँ, तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर। ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते, सीधा आपको फिगर गिवन होगा, आपको चेक करके बताना है कि सिमिलर है या फिर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ध्यान है कि नहीं सुयश तेरा, हाँ ठीक है। अब फिगर 6.6 में देखो जल्दी से, सारे एंगल क्या है, सारे एंगल 90 डिग्री है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देखो अनइक्वल है, कैसे अनइक्वल है, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना आ रहा है 3/3.5, यही आ रहा है, ठीक है, और बी सी अपॉन क्यू आर का लेंथ क्या रेशियो आ रहा है 3/3, दैट इज इक्वल टू 1:1। क्लियर ये चीज, तो यहां पर इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो अनइक्वल है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए जो फिगर है 6.6 वाला, वो दोनों फिगर्स क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ओके। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 122, पेज नंबर 122, फिगर 6.7 ओपन किया सबने। अब इसमें देख के बता दो ये सिमिलर है या नहीं, दोनों फिगर्स, दोनों क्वाड्रिलेटर्स। नहीं है माही, क्यों नहीं है ये बताओ, नहीं, लेंथ अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम है 2.1/4.2, अरे रेशियो तो सेम आ रहा है ना, एंगल डिफरेंट है, रेशियो सेम है। ओके चलो, इधर इधर में कितने लोगों को डाउट है इस क्वेश्चन में, डाउट है इस क्वेश्चन, ओके। देखो यहां पर अगर हम चेक करेंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना होगा, ए बी है 2.1, पी क्यू की लेंथ कितनी है 4.2, पॉइंट पॉइंट हटा दो 21/42, कितना आ जाएगा रेशियो 1/2। फिर सेकेंड वाली साइड कौन सी है, बीसी अपॉन क्यू आर, तो बीसी की लेंथ 2.1, क्यू आर की लेंथ 4.2, पॉइंट पॉइंट हटा दो 21/42, कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे सारे के रेशियो 1/2 1/2 1/2 आएंगे, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। ये सेकंड कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड कंडीशन ये है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सारे एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो एंगल पी भी 90 है क्या, नहीं है, वो क्लियरली दिख रहा है एंगल पी 90 नहीं है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर, दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। अपूर्व समझ में आया, ओके। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से एक्सरसाइज 6.1। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ऑल सर्कल्स आर डैश सिमिलर, सेकेंड है ऑल स्क्वायर्स आर, थर्ड है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर इक्विलेटरल, फोर्थ है ऑल पॉलीगॉन्स टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट्स ठीक है। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स दो, तो दो सर्कल बना देना, समझ रहे हो ना, कोई भी दो सर्कल्स, इसने ये तो नहीं बोला ना पॉलीगॉन, तो कोई भी दो सर्कल बना सकते हो। फिर नॉन सिमिलर फिगर्स के बना देना, तो एक बना देना इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक बना देना राइट एंगल ट्रायंगल, वो नॉन सिमिलर होंगे, ठीक है। तो सेकंड में स्किप करो, सेकंड तो समझ ही गए हो। थर्ड में पूछ रहे सिमिलर है या नहीं, माही क्यों सिमिलर नहीं है थर्ड में दोनों फिगर्स, दोनों क्वाड्रिलेटरल्स, जल्दी बताओ। करेक्ट, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, एक में एंगल 90 डिग्री वाले हैं, दूसरे में एंगल 90 डिग्री नहीं है। सबको समझ में आ गया ना ये चीज,
तो अभी तक का कंक्लूजन ये है कि दो पॉलीगॉन की सिमिलैरिटी होने के लिए दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? सारे साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। वो है पेज नंबर 124 में, पेज नंबर 124, थ्योरम नंबर 6.1। तो लिखो जल्दी से, थ्योरम 6.1। अच्छा, अभी तक जो भी कुछ नहीं लिखा उसके लिए जगह छोड़ना है तो छोड़ देना, समरी या कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखने के लिए। ठीक है, आप जैसा नोट्स बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहां से अब साथ में सॉल्व करते चलेंगे। थ्योरम 6.1, थ्योरम का नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, also called as Thales theorem. Thales theorem. अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम पूरे जो थ्योरम्स करने वाले हैं वहीं पर बैठ जाना चित्रांश। हाँ, जल्दी सेटल डाउन हो जाओ। अभी देखो हम लोग जो करने वाले हैं, चित्रांश अभी कुछ नोट मत कर, बस आराम से सुन, अच्छे से बैठ जाओ, उसको बैठने के लिए जगह दे ठीक से भाई। हम्म थ्योरम्स में एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है सबको, और वो स्ट्रक्चर क्या होने वाला है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले थ्योरम में आप उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिखोगे। ठीक है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट, हर थ्योरम में स्टेटमेंट कुछ इस तरह की होती है, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। थ्योरम का ओवरऑल स्टेटमेंट का मतलब यही होता है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, जैसा बोलते हैं ना घर वाले, तो वो एक थ्योरम बोलते हैं, तुम लोग नहीं समझ पाते हो। ठीक है, तो थ्योरम में एक स्टेटमेंट होगी और उसमें यही बोलोगे अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा। ये थ्योरम की स्टेटमेंट को हमको समझना है। ठीक है, और समझने के बाद उसमें गिवन लिखना है। गिवन, गिवन मतलब क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, तो जैसे कि नहीं पढ़ोगे तो वो आपका गिवन हो गया। क्लियर? और उसके बाद उसी स्टेटमेंट में आपको पता चल जाएगा उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा। समझ में आ रहा है? मतलब टू प्रूफ। तो उसके बाद क्या आएगा? टू प्रूफ। ये तीन चीजें समझ में आएगा, जो स्टेटमेंट से ही आपको दो चीजें मिलेंगी। फिर उसके बाद आपको उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स या फिगर्स, जो भी फिगर होंगे, ट्राइंगल चैप्टर है तो ट्राइंगल्स ही बनेंगे ऑब्वियसली, आपको वो ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। क्लियर ये चीज? तो इसके बाद आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर बनाने के बाद हो सकता है प्रूफ तक पहुंचने के लिए आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़े या न करना पड़े, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट ऑप्शनल होगा, और उसके बाद स्टार्ट होगा उस थ्योरम का प्रूफ। समझ में है? तो लास्ट पार्ट जो होगा उसका प्रूफ। तो ये ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं यहां पर इस थ्योरम की स्टेटमेंट से। तो सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। लिख लिया सबने? ओके, स्टेटमेंट क्या है? एक बार पढ़ना गुंजेश अच्छे से एकदम। ओके, तो अब आपको इस थ्योरम को स्टेटमेंट लिखने के साथ साथ विजुअलाइज भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसने क्या बोला स्टेटमेंट में? इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद समझ में है कि एक ट्राइंगल है, और उस ट्राइंगल में एक लाइन जो है वो इस ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल है। तो मान लो ये नीचे वाली साइड जो है उसके पैरेलल है, और बाकी दो साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रही, कट कर रही है। मान लो यहां पर कट कर रही है पी पे और क्यू पे, और ये वाली जो साइड है, ये ट्राइंगल को हम ले लेते हैं मान लो ए बी सी, और ये पी और क्यू पे कट कर रहा है, उसके पैरेलल है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा कुछ स्टेटमेंट है।
तो ये पूरा गिवन वाला कंडीशन है। देन के बाद क्या लिखा है उसके बाद देखो, intersected two distinct points, the other two sides are divided in same ratio। तो अगर ऐसा होगा तो ये जो अदर टू साइड है, कौन से अदर टू साइड, ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब कि एपी अपॉन बीपी ये जो रेशियो है, और ए क्यू अपॉन क्यू सी ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, ये है थ्योरम की स्टेटमेंट। तो चलो सबसे पहले लिखो स्टेटमेंट, और लिखते समय उसको समझते भी जाना, ठीक है। स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए थ्योरम की। कई बार स्टेटमेंट को एज ए क्वेश्चन पूछ लेता है, या कई बार आपको सीधा लिखता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। लिखो स्टेटमेंट, बुक में है ना सबके पास, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, आप लोग बुक से देख के लिखो। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, to intersect other two sides in distinct points, in distinct points, the other two sides are divided in same ratio। बंद कर दूं, बहुत गर्मी लगेगी यार, टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, 1 डिग्री बढ़ा दिया हूँ। और यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, तुम लोगों के पास तो फैन वैन है, उधर पे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नोट कर लिया स्टेटमेंट सबने? ओके, अब देखो, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए एक्चुअली हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो हमने पहले नहीं पढ़ी है, ठीक है, जो कि 9th में पढ़ना चाहिए था, लेकिन वो 9th के पोर्शन से डिलीटेड था। तो पहले मैं उन चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है। और एक तो जनरल सी चीज है, सपोज ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, इधर सामने ध्यान देना, ये एक ट्राइंगल है एबीसी। यहां ए से अगर मैं इस तरह से परपेंडिकुलर बनाता हूं एपी, ठीक है, तो एपी को हम क्या बोलेंगे, उस ट्राइंगल का क्या है, एल्टीट्यूड है, या उस ट्राइंगल की क्या है, हाइट है, ठीक है। और अगर आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो वो एरिया क्या होगा, हाफ बेस मतलब कि बीसी इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा, एपी, यही होगा, ठीक है। अब अगर मान लो आपका ट्राइंगल ऐसा है, ये है आपका ट्राइंगल ए बी सी, तो अब बताओ इसकी हाइट क्या है, कैसे निकलेगी? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बी से बीसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे, ऐसा करके, समझ में आई ये चीज? और यहां से अब परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर बनेगा एपी, ये उस ट्राइंगल की हाइट होगी। समझ में आया कि नहीं ये चीज? एक मिनट, सबको ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर? तो आपको अगर हाइट चाहिए ट्राइंगल की, तो आप क्या करोगे, जो बेस है उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे बेस वाले लाइन में। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है, पहला कंसेप्ट ये था। और दूसरा एक और कंसेप्ट जो यूज होगा, जो आप लोगों ने क्लास 9th में नहीं पढ़ा था, क्लास 9th में एक चैप्टर डिलीटेड था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स, याद है ये चीज? उसमें कंसेप्ट यूज होता था, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें कंसेप्ट एक्चुअली ये था कि अगर मान लो ये एक पैरेललोग्राम है, और इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है उसका जो एरिया होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। ये पढ़ा था क्या? पढ़ा है, चैप्टर डिलीटेड था एक्चुअली, ठीक है, पढ़ लिया होगा। तो मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, और ये पैरेललोग्राम है ए बी डी ई। ओ सॉरी, मैंने गलत बना दिया पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको डिलीट कर रहा हूं। हाँ अभी ठीक है, ओके।
अब ये करेक्ट है। हाँ, अब क्या बोल रहा है भाई? अब देखो यहां पर, देखो ये पैरेललोग्राम है और उसके अंदर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल। और पैरेललोग्राम का एरिया सपोज अगर 20 स्क्वायर यूनिट है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, 10 स्क्वायर यूनिट होगा। क्लियर ये चीज? इस थ्योरम का नाम था एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एग्जैक्ट स्टेटमेंट मुझे याद नहीं आ रहा। area of triangle and parallelogram having same base and between same parallel, then the area of triangle is half of the area of parallelogram। ये स्टेटमेंट थी। ठीक है, अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का क्या होगा, हाफ होगा। ये स्टेटमेंट थी। दूसरा एक और थ्योरम है, वो भी मैं बता देता हूं। वो थ्योरम ये है कि अगर कोई दो अलग ट्राइंगल्स हैं, जैसे कि मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी था, दूसरा ट्राइंगल ए बी पी ले लेते हैं, सपोज ये दो ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी, और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। कौन सी दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी और डीई, इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। ये सेकंड थ्योरम था। समझ में? ऑब्वियसली इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दोनों की हाइट भी क्या होगी, सेम होगी, इसलिए दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? ये कंसेप्ट भी इस थ्योरम के प्रूफ में यूज होगा। ओके, तो चलो आप लोगों ने स्टेटमेंट तो लिख दिया, अब हम स्टार्ट करते हैं गिवन लिखना। तो गिवन में सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे। अच्छा, गिवन लिखने के पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, तब गिवन लिखने में अच्छे समझ में आएगा। तो पहले फिगर में एक ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल जैसा बुक में दिख रहा है ना, उस टाइप का ही बनाओ, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। ट्राइंगल ए बी सी बना लो, जो थ्योरम के, हाँ, नीचे ट्राइंगल है वही 6.10। ट्राइंगल बन गया। थोड़ा ऐसा बनाना एक्चुअल में, हाँ ठीक है, सही बनाया। ये वाली साइड थोड़ी ऐसी दिखे छोटी और ये वाली साइड बड़ी दिखे, ऐसा दिखेगा तो थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ट्राइंगल की मार्किंग ए बी सी ऐसा कर लो। ओके, अब इसके बाद थ्योरम की स्टेटमेंट में बोला था कि अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो साइड बीसी है, उसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी और वो लाइन जो है वो इसके पैरेलल बन रही है। जैसे ये लाइन हमने बना दिया, ये हो गया डी और ये वाला पॉइंट हो गया ई, हमने ये बना दिया। क्लियर ये चीज, डीई, जो कि किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, ओके, तो गिवन और ये यहां तक का फिगर बस बनाना, आगे मत बनाना, आगे हम बनाएंगे आगे चलते समय जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, यहां तक का फिगर बनाना। इसके बाद लिख देते हैं हम गिवन। गिवन, तो गिवन में क्या आएगा, ट्राइंगल एबीसी, ये गिवन है हमको। और क्या गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी। तो यहां गिवन में लिखेंगे ए ट्राइंगल एबीसी सच दैट, या इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी। ये हो गया गिवन वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके बाद आएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ, तो क्या प्रूफ करना है इस थ्योरम में हमको, स्टेटमेंट में समझ में है? हाँ बोल सुयश। यस करेक्ट। तो ये जो दो पॉइंट्स है, इन लाइन सेगमेंट्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये प्रूफ करना है। सबको क्लियर ना ये चीज? ओके, तो टू प्रूफ में क्या आएगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, एई अपॉन ईसी हो गया सबका यहां तक? ओके, अब ये प्रूफ करने के लिए ना हमको कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पर करने पड़ेंगे। जो यहां पर कंसेप्ट यूज होने वाला है वो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का यहां पर कंसेप्ट यूज करेंगे और कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। पहला जो कंस्ट्रक्शन होगा, हम बी और ई, मैंने मार्किंग बुक के अकॉर्डिंगली ली, हाँ, बी और ई को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं और सी ई को भी डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। सी डी, हाँ करेक्ट। तो ये बी ई को इस तरह से ज्वाइन कर दो।
और यहां पर सी डी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ओके, सबने कर दिया ना। हम्म अब यहां पर कुछ चीजें देखना, बस अभी कुछ लिखना नहीं, देखो बस जो मैं बता रहा हूं और जो दिखा रहा हूं। ट्राइंगल सी डी ई दिख रहा है क्या सबको? सी डी ई, सी डी ई देखो, सी डी ई, ये वाले ट्राइंगल की बात करो, सी डी ई, है ना। और दूसरा ट्राइंगल देखो, ए ई डी, ए ई डी, ये दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल। इसमें ना ये दोनों साइड आ रही, सीई डी जो बोला ना उसमें ये सीई वाली साइड आ गई, और ये वाला ट्राइंगल जो बोला इसमें कौन सी साइड आ गई? एई वाली। तो ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि देखो एई और ईसी ये दोनों साइड्स आपको चाहिए, और वो ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रही है। क्लियर? दूसरा, वैसे ही यहां पर कौन से दो ट्राइंगल को हमको देखना पड़ेगा अगर हमको ये दोनों साइड्स देखना है? एडीई, ये वाले से एडी वाली साइड मिल जाएगी, और डीबी वाली साइड कौन से ट्राइंगल से मिलेगी? डीबीई। तो ये चार ट्राइंगल, एक्जेक्टली तीन है क्योंकि ये तो कॉमन हो गया दोनों में। एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया, दूसरा ये वाला ट्राइंगल हो गया, और ऊपर वाला तो कॉमन है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इन्हीं से ये रेशियोज हमारे प्रूफ होंगे। क्लियर ये चीज? ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे समझना। सबसे पहले ना हम यहां पर ई से परपेंडिकुलर बना देते हैं ए डी पे। ई से एडी पे परपेंडिकुलर बना देते हैं इस तरह से, ये बन गया परपेंडिकुलर। और इस पॉइंट को मार्क करते हैं, बुक में क्या मार्क किया बताओ? एन। तो इस पॉइंट को मार्क कर देते हैं एन। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पार्ट हो गया। ये परपेंडिकुलर बना है, मतलब ये कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देना, ड्रॉ ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू एडी। ठीक है, अभी वो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन में एक और लाइन छोड़ के रखना, एक और कंस्ट्रक्शन हम आगे करने वाले हैं क्योंकि। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? ओके, अब इसके बाद हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहां से। प्रूफ यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हम्म देखते जाना। प्रूफ में सबसे पहला स्टेटमेंट मैं ले रहा हूं ये वाले ट्राइंगल को जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन बनाया। क्या नाम है उस ट्राइंगल का? एडीई। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल एडीई। इस ट्राइंगल एडीई का अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस हम लेंगे एडी को। क्यों एडी को लेंगे? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें एडी है इसलिए। तो अगर बेस एडी को लेंगे तो हाइट क्या होगी उसकी? ईएन। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इज इक्वल टू हाफ एडी इंटू ई एन, और इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो क्या लिखा है। एडी, लेफ्ट साइड बोला ना मैं, लेफ्ट साइड पे क्या लिखा है? एडी अपॉन में क्या है? डीबी, है ना। तो ये देखो एडी वाला टर्म तो आ गया, अब क्या कौन सा टर्म चाहिए नीचे उसके? डीबी वाला टर्म। तो डीबी वाला टर्म कौन सी साइड में है? कौन से ट्राइंगल में है? ट्राइंगल बीडीई में है। तो अब हम यहां पर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, अगेन फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब मुझे यहां पर आप लोग सब बताओ कि जो बीडीई है इसका बेस क्या लेंगे हम? बीडी। तो पहले तो हो गया हाफ और बेस हो गया बीडी, और हाइट किसको लेंगे? हाइट क्या होगी?
ई एन। ये समझ में आया मैंने क्यों बताया था वाला चीज? देखो ये ट्राइंगल का बेस ये है, हाइट कैसे निकालते हैं मैंने बताया, अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बना दो उस पे वो एक्सटेंड करके। याद आया मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा वाला ट्राइंगल बना के बताया था, हाइट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहां से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां से परपेंडिकुलर इधर पे बन रहा है तो आगे एक्सटेंडेड लाइन, तो हाइट क्या हो जाएगा उसका, ई एन। यहीं पर बच्चों को डाउट आता है। क्लियर हुआ ये चीज सबको? ओके। तो यहां पर इसका हाफ बेस इनटू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा ई एन हो जाएगा, और इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी देखो, अब फिर से देखो जो प्रूफ करना है, हमेशा अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखना, क्या करना है हमको, क्या प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड पे क्या चाहिए, एडी अपॉन डीबी, और वो कैसे आएगा उसके लिए इक्वेशन 1 और 2 को देखो। इक्वेशन 1 और 2 को देखो। अरे थोड़ा ऑपरेशन करो ना उस पे, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हाफ हाफ कटेगा, ई एन कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एडी अपॉन डीबी। तो यहां पर ऑपरेशन क्या होगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड में क्या होगा इधर पे बताओ जल्दी, लेफ्ट साइड, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई, और राइट साइड में हो जाएगा, ये हो गया हाफ एडी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय हाफ बी डी इंटू ई एन। जिससे ये जो हाफ हाफ है ये दोनों कट जाएगा, ये हाफ हाफ कट गया, ई एन कट गया। तो आपको क्या मिलेगा यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एडी अपॉन बीडी, और इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो देखो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड हमारे पास आ गया ना, एडी अपॉन डीबी। पक्का सबको क्लियर? अच्छा, अब राइट साइड देखो क्या लिखा है, ए अपॉन ई सी। तो ए कौन से ट्राइंगल में आएगा, एडी वाले में, और एडी में अब बेस किसको लेंगे, ए को, लेकिन उसका हाइट चाहिए तो हाइट बनाना पड़ेगा। हाइट बनाने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, डी से यहां पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। समझ में आई ये चीज? हाँ सेम तरीके से होगा, तो जिनको समझ में आ गया वो सेम अप्रोच यूज कर सकते हो। तो यहां पर सेकंड स्टेप में क्या होगा, ड्रॉ डी एम, ये डी एम हो जाएगा ना, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई, ये सेकंड कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई। हम्म, सो यहां तक लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, फिर से वो एडी का एरिया लेंगे, लेकिन अब ये फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, क्या होगा, हाफ बेस किसको लेंगे, ए को, और हाइट किसको लेंगे, डी एम को। समझ में आया ये चीज सबको? और इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल का एरिया, सी डी ई का एरिया। समझ में आ रहा है ना, सी डी ई क्यों, सी डी ई क्यों, क्योंकि आपको हमको चाहिए सीई। ठीक है, तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इज इक्वल टू हाफ, सी डी ई का बेस क्या है, ई सी, और हाइट क्या है, डीएम, और इसको कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 5। अब उसके बाद आपको राइट साइड में ए अपॉन ई सी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 5।
तो यहां पर ऑपरेशन होगा इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 5। क्या डायरेक्ट लिखना चाह रहा है? इतना सारा लिखेगा उससे अच्छा तो ये है ना, डिवाइड। हाँ ठीक है, वैसा कर लेना, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 तक सबका आ गया क्या? हम्म। अभी अब देखो, जो प्रूफ करना था और हम लोग जहां तक आए हैं उसमें क्या कमी रह गई? एक मिनट रुक जा, पहले उसका आंसर कर दूं। अगर तेरे सिर से पैर तक की हाइट निकाले या पैर से सिर तक की हाइट निकाले, डिफरेंस होगा क्या? तो वैसे बी से डी तक की लेंगे या डी से बी तक की लेंथ सेम होगी, उसमें कोई क्या बोल रहा है? उसका डाउट क्लियर हुआ कि ये जेन्युइनली डाउट पूछ रहा था, ये जोक मार रहा था? वो कोई सा और थ्योरम कराए होंगे, ठीक है। ये चालू कर दिया ट्रायंगल्स। अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? अभी वो स्कूल वाली चीज को भूल जाओ, पहले इधर समझ लो। यहां तक समझ में आया ना सबको? अब देखो, आपको जो प्रूफ करना है वो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, ठीक है। इसको डीबी लिख देता हूं, नहीं तो फिर एडी अपॉन डीबी, बीडी, सॉरी बीडी, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ठीक है, ये है। ओके, सो ये दोनों को इक्वल लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 3 के दोनों के राइट साइड को इक्वल बताना पड़ेगा, तो प्रूफ हो जाएगा। देखो इधर, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 दोनों के राइट साइड को आपस में हमको इक्वेट करना है, तो हम दोनों के लेफ्ट साइड को आपस में इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों के लेफ्ट साइड देखो, इधर न्यूमरेटर पे क्या है? एडी, इधर न्यूमरेटर पे क्या है? एडी, तो न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है। डिनोमिनेटर देखो, इधर डिनोमिनेटर क्या है और इधर क्या है? तो क्या बीडीई और सीडीई दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है? अगर होगा तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। सेम होगा, क्यों सेम होगा? क्योंकि जब आप एडीई बीडीई दोनों को देखोगे, तो ये देखो एडीई बीडीई, ये दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करो, ये दोनों ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करो। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का कॉमन बेस है, वो क्या है? डीई। और दोनों जो है सेम पैरेलल लाइन के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ना, ये दोनों लाइंस क्या है आपस में? पैरेलल। तो अभी मैंने जो थ्योरम बताया, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहां पर अब हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो थ्योरम जो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, और वो थ्योरम लिखो मेरे साथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE is equal to area of triangle BDE। और यहां रीजन आएगा triangles having same base and between same parallels। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? सो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो CDE जो लिखा हुआ था इक्वेशन नंबर 6 में, उसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे। किससे? BDE से। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा? इक्वेशन 6 बिकम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, that is equal to AE upon EC।
और इसको इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर देंगे। समझ में आया यहां तक सबको? अब इसके बाद इक्वेशन 3 और 7 को चेक करो। ये क्या लिख दिया मैंने, सी होगा ना? सुधारना पड़ेगा जल्दी, नहीं तो डाउट हो जाएगा आकाश। हाँ, ठीक है। अब इक्वेशन 3 और 7 को चेक करो, दोनों का लेफ्ट साइड चेक करो। लेफ्ट साइड सेम है दोनों का, AD अपॉन BD। तो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लास 9 में यूक्लिड्स यूक्लिड्स था ना, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, डिलीटेड था क्या? तो उसमें एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स होते थे, तो उसमें एक एक्सियोम था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये था कुछ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर दो चीजें किसी सेम चीज के इक्वल हो तो वो दोनों आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसलिए बाय इक्वेशन 3 and 7, by equation 3 and 7, AE upon EC is equal to AD upon BD, hence proved. क्लियर सबको ये? ओके okay. अभी देखो अब ये थ्योरम जो है ना, अब मैं बता रहा हूँ +1 वाले कंसेप्ट पे आता हूँ। ठीक है, वो जो +1 वाला कंसेप्ट है, एक्चुअल में इस थ्योरम से और भी कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकलेंगे, उन आउटकम्स को हम डिस्कस करते हैं। अभी हमने कौन से दो रेशियोज को आपस में इक्वल प्रूफ किया है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये कब होगा? जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब अगर हम इसमें +1 कर दें, अब अगर हम इसमें दोनों तरफ +1 कर दे, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC +1, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB +1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, EC। ये क्या हो जाएगा, AE प्लस EC, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, AD प्लस DB अपॉन DB। ऐसे ही होगा। अब AE प्लस EC क्या होगा, देख के बताओ। AE प्लस EC देखो जल्दी से, क्या होगा, AC डिवाइडेड बाय क्या है यहां पर, EC, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड क्या हो जाएगा, AB अपॉन DB। ये जो लिखा है उसको फिगर में देखो, AC मतलब ये पूरी साइड, अपॉन AE मतलब ये वाला पार्ट, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन AD। क्लियर है ये चीज? तो इस थ्योरम के और एक आउटकम मिल गया कि इन दोनों का रेशियो तो सेम होगा, साथ ही साथ ये पूरा अपॉन ये इज इक्वल टू ये पूरा अपॉन ये रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एक और ये भी हो सकता है कि ये पूरा अपॉन ये BD वाला पार्ट, दैट इज इक्वल टू AC अपॉन EC वाला पार्ट, ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। आप उसको भी प्रूफ कर सकते हो। उसको प्रूफ करने के लिए बस इसको रेसिप्रोकल करना है, माइनस माइनस करना है, वो सब भी हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे इसके कई पार्ट्स है जिनके प्रूफ्स हम आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस में है ये। क्लियर ये चीज सबको? लेकिन अगर आपको थेल्स थ्योरम प्रूफ करने बोलता है तो यहां तक आपका आंसर करेक्ट है, प्रूफ। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हम इस पे बेस्ड या कन्वर्स भी करवा दूं, इसका कन्वर्स भी करा देते हैं। ये क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स तो आया ही होगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, ऐसा स्टेटमेंट के साथ आया होगा, या स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऐसा पूछा होगा, या फिर थ्योरम की स्टेटमेंट बोल दिया होगा और उसको प्रूफ करने बोला होगा। ठीक है, तो आपको घुमा फिरा के पूछेगा, आपको समझ जाना है कि आपको क्या करना है। क्लियर ये चीज? ओके, अब हटा रहा हूं इसको मैं, नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2, कन्वर्स ऑफ
बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स का मतलब सबको पता है ना क्या होता है? हाँ, उसी स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट। तो जो रीजन है अब वो उल्टा हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले जो बताया था, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, ठीक है? तो अब फेल हो गए मतलब नहीं पढ़े थे। समझ गए कि नहीं ये चीज? तो बस वही चीज है। तो यहां पर अब स्टेटमेंट में जो गिवन है, जो टू प्रूव है, वो रिवर्स हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब स्टेटमेंट क्या लिखा है? इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो, अब रेशियो आपको सेम है, ये गिवन है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो चलो स्टेटमेंट लिख लो पहले सबसे। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, if a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side, then the line is parallel to the third side। हो गया? स्टेटमेंट लिख लिया? ओके। अब फिगर ड्रॉ करना, जैसा कि बुक में गिवन है एज इट इज वैसे ही फिगर बना लो। हाँ, बना लो पूरा एक साथ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। यहां पर ध्यान देना, सब लिखेंगे अभी पूरा। हाँ, तो समझ लो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है। इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड इन सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड करी एक लाइन एक ट्राइंगल की दो साइड्स को, तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे? वो ट्राइंगल गिवन है ये लिख देंगे, ठीक है? तो गिवन में पहले आएगा ए ट्राइंगल ए बी सी एंड लाइन डी ई, एंड लाइन डी ई। जो लाइन डीई है वो किसको किसको कट कर रही है? ए बी और ए सी को। इंटरसेक्टिंग ए बी एंड ए सी, ये भी लिखो, इंटरसेक्टिंग ए बी एंड ए सी, इंटरसेक्टिंग ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई, एट डी एंड ई respectively, such that अब इसमें क्या गिवन है सच दैट में? हाँ, कि इनका जो ये जो जहां पर कट कर रही है ना वो सेम रेशियो में कट कर रही है, मतलब एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ठीक है, कई बार आप गिवन में सिर्फ इतना भी लिख देते हो तो भी चलता है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने इसलिए दिया और इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो आपको फिगर की पूरी डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये आ गया गिवन का पार्ट। अब आते हैं टू प्रूव।
तो टू प्रूफ बड़ा सिंपल है, क्या प्रूफ करना है यहां पर आपको, क्या प्रूफ करना है जल्दी बताओ। यस, डीई पैरेलल टू एसी या डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन इसमें लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन में एक स्टेटमेंट लिखो, assuming that DE is not parallel to BC, assuming that DE is not parallel to BC and draw a line DE dash and draw a line DE dash parallel to BC and draw a line DE dash parallel to BC। लिख लिया सबने यहां तक? ओके, अब इसके बाद समझना, सबसे पहला ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा ना, ये स्टेटमेंट से यहाँ का प्रूफ स्टार्ट होता है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया पहले ही कि ये जो डीई है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, और हमने एक नई लाइन बनाई और उसका नाम क्या है, डीई डैश, वो बीसी के पैरेलल है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। ठीक है ये चीज। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है तो यहाँ कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, बीपीटी। आज तक अभी तक इस क्लास में आप एक ही थ्योरम पढ़े, वो कौन सा है, बीपीटी। और उसकी कंडीशन क्या है, अगर ये इसके पैरेलल है तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा, दोनों पार्ट्स का जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ये चीज। तो हम क्या लिखेंगे, कौन सा रेशियो सेम होगा बताओ जल्दी। हाँ एक मिनट ना, यहाँ प्रूफ लिख देता हूं, प्रूफ से यहां पर स्टार्ट करता हूं। कौन सा रेशियो सेम होगा, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। रीजन क्या होगा, बिकॉज डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी बाय कंस्ट्रक्शन एंड बीपीटी एंड बीपीटी। समझ लो इधर मैंने क्या लिखा है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। और ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किया था। और बीपीटी से अगर ये दोनों पैरेलल होते हैं तो सेम रेशियोज में वो उसको डिवाइड करेगा। हर्षद समझ में नहीं आएगा, आ गया, ठीक है। और इसको हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं गिवन पे। तो जो गिवन है उसको देखो और उसको लिखो। क्या गिवन था, ये वाला पॉइंट ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिवन का, ये वाला क्या गिवन था, ये वाला पार्ट लिख दो। हाँ ये वाला पार्ट बस, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू क्या गिवन था, एई अपॉन ईसी। और इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 के दोनों के लेफ्ट साइड को देखो, दोनों के लेफ्ट साइड सेम है, तो दोनों के राइट साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के राइट साइड, मतलब कि ए ई डैश अपॉन ई डैश सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। क्या ये चीज समझ में आई सबको, ओके। अब देखो, वेट करो, अब देखो यहां पर हमको प्रूफ क्या करना है, देखो क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ध्यान में रखो क्या करना है, डीई पैरेलल टू बीसी। और हमने कंस्ट्रक्ट जो किया है वो क्या है, डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये डैश का फर्क है। तो हमको एक्चुअल में क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ई और ई डैश दोनों क्या है, सेम पॉइंट है।
अगर ई और ई डैश सेम पॉइंट होंगे तो हमारा वो चीज प्रूफ हो जाएगा। और वो प्रूफ करने के लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और उसके लिए दोनों में +1 ऐड करते हैं। 1 ऐड क्यों किया, ये पिछले जो क्वेश्चन में मैंने बताया था उससे आपको रीजन क्लियर हो जाएगा। क्या होगा देख लो एक बार। अगर मैं 1 ऐड करता हूं इस तरह से, तो ये एक्सप्रेशन ऐसी कुछ हो जाएगी। और जो लेफ्ट हैंड साइड है, एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा, ई डैश सी एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर क्या बनेगा बताओ? करेक्ट, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। और राइट साइड में एलसीएम क्या आ जाएगा, ई सी। राइट साइड क्या बनेगा एलसीएम लेने के बाद, ए ई प्लस ई सी। क्या ये समझ में है? एलसीएम +1 ऐड करके फिर एलसीएम लेने पे क्या होगा। अब देखो न्यूमरेटर देखो दोनों के, ए ई डैश और ई डैश सी। अगर दोनों को ऐड करें, ए ई डैश ये है, ई डैश सी ये है, दोनों अगर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, ए सी। तो इधर पे हो जाएगा ए सी अपॉन में क्या है, ई डैश सी। राइट साइड में ए ई प्लस ई सी को ऐड करो, ए ई प्लस ई सी, तो ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ये भी ए सी होगा। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। क्लियर ये चीज? दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा ई डैश सी अपॉन ए सी, और इधर पे क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन ए सी। ऐसा ही होगा, जिससे ए सी और ए सी बाद में कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी। क्लियर हुआ ये चीज? और ई डैश सी इसके बाद समझ लो, ठीक है, इसके बाद ध्यान देना। ई डैश सी और ई सी ये दोनों क्या है, इन दोनों की लेंथ सेम है। ये कब पॉसिबल होगा, जब ई डैश और ई दोनों क्या होगा, सेम पॉइंट होगा। क्लियर ये चीज? इसके बाद सी और सी को काट के ई डैश ई इक्वल मत कर देना, वैसा नहीं होता है। इसके बाद स्टेटमेंट हमको ये लिखना पड़ेगा, इंप्लाइज दैट ई डैश एंड ई आर सेम पॉइंट्स। सो इसके बाद सो नहीं, ऑल्सो लिखना चाहिए। ऑल्सो DE dash is parallel to BC by construction. Hence DE is parallel to BC. Hence proved. That's it. एक बार चेक करो और बताओ अगर कहीं कुछ डाउट है इसमें तो। समझ में आया क्या ये चीज? सबको क्लियर ना? एसी, जैसे ये एसी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ऊपर में आ जाएगा, तो एसी और अपॉन वाला एसी कट जाएगा। ठीक है, मैं जानता था ऐसा कोई ना कोई सोचेगा। ये हाँ, ये ई इंटू सी थोड़ी ना, ये ई सी एक लेंथ है, ये एक सिंगल वैल्यू, ये दो अलग चीजें नहीं है। समझ में आई ये चीज? और अगर तू ऐसा काट देगा तो ई डैश और ई, तो ई डैश क्या है, ई डैश एक पॉइंट है, ई एक पॉइंट है, तो कोई दो पॉइंट आपस में इक्वल थोड़े ना होंगे। एक लेंथ आपस में इक्वल हो सकती, पॉइंट्स इक्वल नहीं हो सकते। पॉइंट्स कोइंसिडेंट हो सकते हैं, सेम जगह पे हो सकते हैं। क्लियर ये चीज सबको? किसका? तो हमने वो अज्यूम किया था और हमारा अजम्पशन गलत निकला। ठीक है, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखना, ये जो लिखा है वही लिखना है। ठीक है, खत्म। ओके, तो ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। ये वाला थ्योरम सेकंड या थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में टोटल 4 या 5 थ्योरम है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स गिने जाते हैं। पहला तो इसके पहले जो मैंने पढ़ाया बीपीटी, और दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम भी कई बार पूछा गया है। अगर बीपीटी 7 या 8 बार होगा तो ये 3-4 बार होगा, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में आने के पहले आप लोगों का एक होमवर्क है, इन दोनों थ्योरम्स को एक बार देख के बिना सॉल्यूशन देखे खुद से बनाने की प्रैक्टिस करोगे। मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने के पहले मैं टेस्ट लूंगा थ्योरम का। इस थ्योरम का आपको बनाना है,
टाइम लिमिट भी रहेगी, 10 मिनट के अंदर बनाना है, ठीक है? ओके, विथ स्टेटमेंट।